स्वागत है आप सबका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज का सेशन खबरें आपके काम की। यहाँ खबरें हैं आपकी शिक्षा जगत की, खबरें आपकी भर्तियों की, परिणामों की, परीक्षाओं की। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, खबरें आपके काम की। सबसे पहली न्यूज़, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं आज से। देश विदेश में 34 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। बनाए गए कुल 7,412 परीक्षा केंद्र। कोरोना संक्रमित विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। देश विदेश के लगभग 34 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। कोरोना केस बढ़ने के मद्देनज़र बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में इजाफा किया है। देश में 7,269 व विदेश में 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। 10वीं की परीक्षाएं 24 मई को और 12वीं की परीक्षाएं 15 जून को साइकोलॉजी के पेपर के साथ समाप्त होंगी। 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। कुछ मुख्य परीक्षाओं की जो निर्देश दिए गए हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। परीक्षार्थियों को नीले या काले स्याही का जेल पेन से परीक्षा देनी होगी। मधुमेह से पीड़ित विद्यार्थियों को ही परीक्षा कक्ष में खाने पीने की वस्तुएं ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा को अपनी पारदर्शी पानी की बोतल, ग्लव्स व सैनिटाइज़र लेकर आना होगा। 2 गज की सामाजिक दूरी का हर समय पालन करना होगा। केंद्र अधीक्षक को कोविड से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। परीक्षार्थियां, सुप्रिटेंडेंट व अन्य स्टाफ को हर समय मास्क लगाना होगा। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के बाद ही विद्यार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उन्हीं के संबंधित ये खबर थी। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक जिले में बिजनौर जिला निवासित अनुसूचित जाति के याची को गृह जनपद आवंटित करने के लिए दाखिल याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अमित कुमार चौधरी की याचिका पर दिया। याचिका के में सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज को क्वालिटी पॉइंट अंक व जिला वरीयता के आधार पर पुनरीक्षित आवंटन सूची जारी करने के संबंधित समादेश जारी करने की मांग की गई है। ये खबर है 69,000 भर्ती से। कुछ ज़्यादा नंबर पाने वाले विद्यार्थियों को अपना गृह जनपद नहीं मिला है, इसे लेकर कोर्ट ने आदेश मांगा है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की मूल्यांकन पर जो चल रही है उनसे। मूल्यांकन में कई शिक्षकों की ड्यूटी विषय के विपरीत बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का चल रहा है मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इसी अवधि में प्रायोगिक परीक्षाएं भी चल रही हैं। इसके विषय के क्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। मूल्यांकन शुरू होने से पहले यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने परीक्षकों का विषय वार विवरण वेबसाइट पर विद्यालयों के माध्यम से अपलोड कराया था, ताकि मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों को उनके विषय के इतर उत्तर पुस्तिका ना मिलें। लेकिन दुर्भाग्यवश कई स्थानों पर ऐसी स्थिति सामने आई है जिसमें शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक की ड्यूटी हिंदी की उत्तर पुस्तिका जांचने में लगा दी गई, तो वहीं संस्कृत के शिक्षक की सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिका जांचने में काम मिल गया है। अब ये शिक्षक विषय के इतर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे करें? ऐसे में मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन करने के बजाय ये त्रुटि को ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। यह स्थिति स्कूल की ओर से वेबसाइट पर सूचनाएं गलत अपलोड करने के कारण हुई है। यूपी बोर्ड ने प्रधानाचार्यों के पोर्टल पर शिक्षकों का विषयवार ब्यौरा अपडेट करके अपलोड करने को कहा था। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया से, जहाँ शिक्षकों की विषय की विपरीत ड्यूटी लगी हुई है, वो कैसे जाँचेंगे, इसलिए आयोग अपना काम कर रहा है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। ये भी खबर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से है और बोर्ड परीक्षाएं आज से। कोविड-19 नियमों को लेकर रहेगी सख्ती, वही सभी बातें हैं। और ये यहाँ पे दे रखा है कक्षा 10 के आंकड़े और कक्षा 12वीं के आंकड़े। इतने स्कूल हैं, कितने सीटर हैं, कितने परीक्षा केंद्र हैं, कितने छात्र छात्राएं बैठेंगी, उन्हें लेकर हैं। और हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान उत्तर लिखने की हड़बड़ी ना करें। परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुँचें और परीक्षा से पहले वाली रात को आराम से सोएं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड और स्टेशनरी अपने साथ रखें। जो प्रश्न आएँ उसे पहले लिखें और अंक हिसाब से ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। परीक्षा में एक रात पहले अच्छी नींद लें, जिससे आपको सुबह लिखने में आरामी हो। तो ये सब परीक्षाएं आप जानते हैं। और मुख्यतः यह है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चालू हो गई हैं, जिन्हें लेकर अखबार ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए 2 दिनों में
713 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संगठक महाविद्यालयों के संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा कैट सत्र 2021-22 के लिए 2 दिनों में 713 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और इन्हीं में 93 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कराने हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध के लिए ये परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम पीएचडी के 40 पीएचडी की सीटों पर जो परीक्षाएं होनी है उसको लेकर ये खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप में से कोई भी पीएचडी के लिए इच्छुक हो तो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी के लिए डाल सकता है। चलिए अगली खबर वही सीबीएसई बोर्ड को लेकर। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध। अभी कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि वह इस्लामिक से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मुगलों से जुड़ा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसे हटा लेंगे और फैज अहमद फैज की भी एक गज़ल हटाने की बात करी गई है। सीबीएसई की 10वीं व 11वीं के कुछ विषयों के पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध हो गया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि लोकतंत्र और विविधता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम से हटाने के फैसले का किसी भी अकादमिक आधार पर कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि सीबीएसई अब एक संकीर्ण, पक्षतापूर्ण और वैचारिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक व पाठ्यक्रम के साथ निरंतर छेड़छाड़ हो रही है। मालूम हो कि बोर्ड ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रम जारी किया है। इसमें बोर्ड ने कुछ बदलाव किए हैं। 12वीं की राजनीति शास्त्र की पुस्तक में मुगल साम्राज्य के बखान के अध्याय को बदल दिया गया है, जबकि 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम के विस्तार को जुड़े अध्याय को हटा दिया गया है। 10वीं की सोशल साइंस के पाठ्यक्रम से शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़में भी हटा दी गई हैं। खाद्य सुरक्षा अध्याय की कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पुस्तक के शीत युद्ध काल और गुट निरपेक्ष आंदोलन के पाठ भी बदलाव किए गए हैं। तो जो सीबीएसई बोर्ड में पाठ्यक्रम बदलाव हुआ उसका विरोध एक संगठन कर रहा है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। संक्रमित विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा, क्वारंटाइन रूम बनाए गए हैं। यह वही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड को लेकर बताया गया है कि स्कूलों को राशि जारी की जाएगी, फर्जी सूचना फैलाने पर होगी कार्रवाई। कोविड से अगर कोई ग्रसित भी है, कोई जूझ रहा है तो क्वारंटाइन रूम बनाए गए हैं, अपनी परीक्षा दे सकते हैं आराम से बैठकर। तो सीबीएसई बोर्ड इस बार अपनी परीक्षाओं को लेकर बहुत मुस्तैद है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी वही है कि कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम, एक कक्ष में बैठेंगे 18 परीक्षार्थी। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, वही 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। ये सीबीएसई के मुख्य दिशा निर्देश हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। चलिए चलते हैं। आज सीबीएसई को प्रमुखता से हर अखबार ने जगह दी है। ये अगली खबर है कि यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव 6 मई को नामांकन कल। जो प्रदेश की राजनीति में जाना चाहते हैं तो छात्र संघ सबसे अच्छा जरिया होता है। यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव 6 मई को होगा। छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए नामांकन 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किए जा सकते हैं। इनमें जिला प्रशासन की हरी झंडी मिलने के बाद प्रधान चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनारसी मिश्रा ने सोमवार को यह एक जिले भर की इंपॉर्टेंट खबर है। मुझे लगता है शायद वाराणसी के अभी ये चुनाव होंगे और ऐसे ही हर जिले में चुनाव होने हैं। देना होगा एक शपथ पत्र और चुनाव कार्यक्रम में बता रखा है 27 अप्रैल को नामांकन होगा, 28 अप्रैल को नामांकन के पत्र का सत्यापन होगा। और यह जो यूपी में छात्र संघ चुनाव हैं ये हर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर होते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, आगे भी हमारे आसपास के महाविद्यालय और विद्यालय में हमें चुनाव देखने को मिलेंगे। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। ये खबर है दिल्ली से। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर करना पड़ सकता है थोड़ा इंतजार। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होने वाली 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वजह इस कोर्स की सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा संस्था से ही शुरू करने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे में इसे शुरू करने की कुछ देरी हो सकती है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने इसी हफ्ते होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद स्थिति साफ हो सकती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता शिक्षा परिषद एनसीईटी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इस देश के करीब 50 संस्थान शुरू किए जाएंगे, बाद में इसे संस्थानों में विस्तार कर दिया जाएगा। कोर्ट में पहुंचा मामला, अगले सप्ताह तक साफ हो सकती है स्थिति। एनसीटीई इसे शुरू करने की तैयारी में है। तो यह 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड होने वाला है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ बीएड जुड़ेगा, ये उस कोर्स को लेकर बात है। अगर अगले वर्ष से जब भी होता है तभी मानने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि एनसीईआरटी की गाइडलाइंस हैं। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ हुई है और प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिस्टर ग्रेड परीक्षा में धांधली की शिकायत करते हुए दाखिला याचिका पर आयोग की जानकारी मांगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान
ने प्रतिमा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का तर्क था कि स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की परीक्षा का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया। इसका परीक्षा परिणाम 3 अक्टूबर 2021 को घोषित हुआ। परीक्षा बदतमीज होने के बावजूद आयोग द्वारा जारी आंसर शीट पर याचिकागण की आपत्तियों को नहीं सुना गया और परिणाम घोषित कर दिया गया। यह भी कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे उस पर मिलने वाले 15 अंक का वेटेज भी उनको नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई अगली तारीख, ये स्टाफ नर्स की पुरानी भर्ती को लेकर खबर है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी RO की जो अभी मुख्य परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा RO समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 मुख्य परीक्षा करा रहा है। परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेंगी। भाषा विज्ञान व समीक्षा के समीक्षक पंडित पृथ्वीनाथ पांडे ने परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफ़ी अशुद्धियां होने का दावा किया है। बताया कि 24 अप्रैल को आयोजित सामान्य हिंदी एवं लेखन प्रश्न पत्र के 105 अशुद्धियां मिली हैं। ये प्रश्न पत्र एक गद्य अलग, अवतरण अलग है। ये कुछ किसी पर्टिकुलर पंडित पृथ्वीनाथ पांडे जी ने बताई हैं कि ऐसी कुछ गलतियां हैं इस प्रश्न पत्र में। हालांकि आयोग ये गलतियां मानेगा नहीं मानेगा ये उसकी मर्जी है। और इसमें ज़्यादातर लिखने की, टाइपिंग की गलतियां हैं कहीं कहीं। तो बता देता हूं कि इसी प्रकार, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये खबर, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के कह देने से आयोग नहीं मानेगा। आयोग को ऑथेंटिक चाहिए होता है सब कुछ। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। हालांकि गलती होंगी तो आयोग उन्हें सुधार भी कर सकता है। ये 69,000 की वही गृह जनपद वाली खबर है। 69,000 में गृह जनपद आवंटित नहीं हुआ है, जिसके लिए जवाब तलब किया गया है। 69,000 भर्तियाँ बहुत पछड़े में फंसी हुई है, पता नहीं कब क्या होगा। अगली खबर है हमारी लखनऊ से। OBC युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए बनेगी अकादमी, ये अच्छी खबर है। अब OBC छात्र छात्राओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण अकादमी खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी भी शुरू करने जा रही है। योगी सरकार OBC युवाओं को अधिक से अधिक सशक्त बनाने और आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार OBC युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करेगी। सरकार ने इस 2 वर्ष की कार्य योजना में शामिल किया है। प्रशिक्षण अकादमी में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही परीक्षा के पैटर्न पर पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। सरकार अगले 6 महीने में निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से OBC युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग संचालित कराने की योजना तैयार करेगी। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह OBC वर्ग के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। निःशुल्क कोचिंग मिलती है तो हमारे जो युवा साथी OBC से जुड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, उन्हें अच्छी पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है कोरोना के साथ शुरू हुई ICSE की परीक्षा भी। CBSE के साथ साथ ICSE बोर्ड की भी परीक्षा शुरू हो गई हैं। दोनों बोर्ड अपनी परीक्षाओं को लेकर बहुत सतर्क हैं और सारे गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए पहले ही बता दिया गया है सरकार की तरफ से। अभी कुछ समय में कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा और बढ़ता नज़र आ रहा है, इसलिए परीक्षाओं को लेकर तो सब मुस्तैद ही हैं। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। PhD दाखिले में आसान नहीं होगा, JRF की राह। सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म के समीक्षक भर्ती के इंटरव्यू आज से। यहाँ प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नेट JRF अभ्यर्थियों को भी क्रेडिट लेवल 1 की देनी होगी परीक्षा। लेवल 1 में नेट को 3 और JRF को मिलेंगे 5 अतिरिक्त अंक। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा सबको, उसके लिए जिसे संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वालिफाइड करने के बाद आपके जो PhD का प्रोसेस है वो चालू होगा। फिर आप अगर JRF हैं तो आपको नंबर थोड़े से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वेटेज में। तो ये प्रोसेस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD करने की। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को आज से और कल इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं कल भी बता चुका था और आज भी बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और बस खबरें यहीं समाप्त होती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारी खबरें आपके काम की सेशन से कोई भी खबर पसंद आती है या आपके काम की होती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के बीच ताकि उनके पास भी पहुंचे। अपने स्टडी WhatsApp ग्रुप्स पर भेज सकते हैं या किसी भी साइट से उन तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें, ऐसे ही खबरें भर्तियों की, परीक्षा की, परिणाम की मैं आप तक ला सकूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।